हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के गैस पेपर के जितने भी आई लघु प्रश्न उत्तर है सबको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछते हैं वो किस टाइप से पूछते हैं और इसको लिखा कैसे जाता है। तो आइए आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि जल प्रबंध क्या है, जल संभरण प्रबंध क्या है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैं इसको लिखने का ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो क्या होगा, देखिए जल संभरण प्रबंध क्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे कि जल संभरण प्रबंध का अर्थ मुख्य रूप से धरातलीय तथा भूमिगत जल संसाधनों का कुल प्रबंध करना है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों द्वारा भूमिगत जल की वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। तो क्या होगा, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य के नाम निम्न है। देखिए अगर आप इस टाइप से देते हैं ना कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य निम्न है तो ये इफेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप ये पॉइंट नहीं लिखेंगे वैसे सिर्फ आंसर लिखते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट सबको ध्यान में देंगे रखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य निम्न है। जैसे प्रथम हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा गोवा और तीसरा कर्नाटक और चौथा झारखंड। देखिए सबसे पहले आपको ये 4 मेन पॉइंट को आपको याद रखना है कि आखिर ये जो है ना लौह अयस्क जो उत्पादक राज्य है वो कौन कौन है। तो मध्य प्रदेश हो गया, आपको गोवा, कर्नाटक और झारखंड। अगर आपको ये चारों याद है ना तो आप अपने इसके अनुमान से भी इसका जो ये स्टार पॉइंट है उसको आप लिख सकते हैं। तो आपको मेन आपको याद करना है कौन सा, इसका ये चारों पॉइंट आपको याद करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ भारत का लगभग 1/4 यानी कि 1/4 लोहे का उत्पादन करते हैं। भारत के लौह अयस्क उत्पादन में यह प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन हो गया, मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट है कि गोवा राज्य में भारत का लगभग 22% लोहे का उत्पादन होता है, परंतु यहाँ पाए जाने वाला लोहा जो है ना वो आपको घटिया किस्म का होता है। कौन सा किस्म का होता है, तो घटिया किस्म का होता है। भारत के लौह उत्पादन में गोवा का स्थान क्या है, द्वितीय है। तीसरा है कर्नाटक, भारत में लौह अयस्क उत्पादन करने में तृतीय स्थान कर्नाटक का है। यहाँ भारत का लगभग 20% लोहा उत्पादित होता है। यहाँ मुख्यतः क्या है, चिकमगलूर, क्या है, बेलारी, बाबा बुदन पहाड़ी, कमानगुड़ी, कालाहारी, केंद्रमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़, तुमकुर लोहा उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि झारखंड में क्या है, भारत में लोहे उत्पादन करने में चौथा स्थान झारखंड का है। यहाँ पर उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। यहाँ भारत का लगभग 17% लोहा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है कि अंकीय विभाजन क्या है। अंकीय विभाजन क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती है। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश अपनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश समान रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश क्या पिछड़ गए हैं, और इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। देखिए सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि इसको आप पूरा याद करो लाइन बाय लाइन करके, तो फिर आप याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसको याद कैसे करना है, देखिए हम जो अभी आपको बता रहे हैं ना इसको आप गौर से सुना करें, क्योंकि सुनने से जो है ना आपको समझिए तो आधा याद हो गया।
अगर आप अच्छे से सुन लेते, देखिए अगर हमारे घर में जैसे कहानी वगैरह सुनाते हैं तो कितना गौर से सुनते हैं हम, उसको अगर कभी भी पूछा जाए तो वो हम बता देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को समझिए क्या है, अंकीय विभाजन क्या है, और उसके बाद फिर इसको पढ़ करके एक बार आप अपने से पढ़िए और अपने माइंड सेट कीजिए इसको लिखना कैसे है। कम से कम आपको अगर ज़्यादा नहीं भी है ना तो कम से कम आपको सूचना और पढ़ दोगे कि यहाँ तक आपको कम से कम याद कर ले, क्योंकि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन अगर जांच करेंगे ना, सबसे पहले आपका हेडलाइंस देखेंगे। कम से कम आपको 2 लाइन कम से कम अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए आप अपने मन से भी इससे आगे लिख सकते हैं। इसके आधार पर अंकीय विभाजन में आपने जितने पढ़े हैं, तो इसलिए कम से कम आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के कम से कम 2 लाइन याद कर ले। अगर आप 2 लाइन याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और सबसे पहले आप जो है ना क्वेश्चन को समझा करें, समझ करके उसके बाद आपको याद करना है। नेक्स्ट है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है। तो क्या होगा, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताए। तो भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्न है। प्रथम हो गया मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, यहाँ का मुख्य उत्पाद सूती वस्त्र है। क्या है, सूती वस्त्र है। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश, यह गुजरात राज्य का खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द फैला हुआ है, यहाँ का भी मुख्य उत्पाद सूती वस्त्र हैं। नेक्स्ट है कोलकाता, जो हुगली औद्योगिक प्रदेश, जैसे कच्चा माल, जूट, कपास, रसायन इत्यादि। और चौथा है बेंगलोर, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, जैसे रेल के डब्बे हो गया, सीमेंट हो गया, चमड़ा उद्योग, रेडियो, वायुयान, सॉफ्टवेयर मुख्य उत्पाद है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। भारत में परिवहन का मुख्य साधन कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन है। तो क्या होगा, भारत में परिवहन के मुख्य साधन निम्न है। भारत में परिवहन के मुख्य साधन निम्न है। प्रथम क्या हो जाएगा आपको, स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। आपको ये 3 पॉइंट नोट करना पड़ेगा। आप कॉपी कलम पे इस 3 पॉइंट को नोट करें, उसके बाद फिर इसका डेफिनेशन दे। तो स्थल परिवहन क्या है, तो जिसके अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन आता है उसको हम कहते हैं स्थल परिवहन। जल परिवहन क्या है, इसके अंतर्गत सागरीय व अंतःस्थलीय परिवहन आता है, जो कि नौकाओं और जहाज़ों द्वारा किया जाता है। इस टाइप के परिवहन को हम जल परिवहन कहते हैं। तीसरा है वायु परिवहन, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायुयानों के माध्यम से किया जाता है, उसको हम वायु परिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और इसमें जितना भी इसमें क्वेश्चन है ना, बताइए ये गैस किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा चांस है कि यही पूछेगा, इससे बाहर कभी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखेंगे। तो क्या है, प्रथम ये क्या है, मानव भूगोल क्या है, इसको लिखेंगे कि कुमारी सैंपल ने मानव भूगोल को चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन कहा है। दूसरा है डेविस के अनुसार क्या है, तो मानवीय और सांस्कृतिक रचनाएं जो कि मानव बुद्धि के अनुसार भौगोलिक तथ्यों से संघर्ष करता हुआ देखता है, मानव भूगोल का विषय है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि व्हाइटनर और रेनर द्वारा भूगोल को मानव पारिस्थितिक माना गया है, जहां पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। या आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना मानव पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन किया जाता है, उसको हम मानव भूगोल कहते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव एवं उससे संबंधित सभी क्रियाविधि से अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें।
तो क्या लिखेंगे? जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर निम्नलिखित है। प्रथम, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति यानी कि 1000 व्यक्ति पर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम जन्म दर कहते हैं, और एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने व्यक्ति मरते हैं ना उसको हम मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा अंतर आप ये दे सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए जन्म दर उपयोगी है, जबकि किसी देश की जनसंख्या में कमी का अध्ययन करने में मृत्यु दर उपयोगी है। अब बताइए, जनसंख्या बढ़ने में क्या है? जन्म दर सहायता देगा, और घटने में क्या करेगा? जितना व्यक्ति मरेगा तो वो सहायता देगा कि नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म दर में तीव्र गिरावट से जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है, जबकि मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि से जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है? यह रेलवे लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग क्या है? सबसे पहले आप ये जाने तो यह क्या? एक रेलवे लाइन मार्ग है। क्या है ना? एक्सप्रेस क्या है? यह क्या है? रेलवे लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग और म्यूनिख होते हुए ये बेलग्रेड तक जाती है। कहाँ से? तो स्ट्रेसबर्ग से बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है, और इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा समुद्री मार्ग में जो पहले 10 दिन लगता था ना, अब वो इसको सिर्फ 96 घंटा में ही पहुंचा देता है। और इससे क्या क्या मतलब निर्यात किया जाता था? तो सबसे पहले आपको पनीर हो गया, सुअर हो गया, मांस, जई, शराब इत्यादि ये सब क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नेक्स्ट है कि डैन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। देखिए ये क्या है? ये भी एक जलमार्ग के विषय में कह रहा है, उसका नाम क्या है? डैन्यूब। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। तो क्या होगा? यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोप भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। देखिए अगर कम से कम आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लेते हैं ना तो समझिए आपका 1 नंबर फिक्स है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टरना से विरिन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ क्या हो गया? गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी, ये सब क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह निर्यात करते हैं। यह मध्य यूरोप का व्यस्तम जलमार्ग है। यह जो है ना आल्प्स से निकलकर ऑस्ट्रेलिया, हंगरी से होती हुई काला सागर में मिलती है। मध्य यूरोप में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निबल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। क्या अंतर होगा? तो देश के कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो फसलें उगाने के लिए उपयोग किया जाता है निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा गया वह क्षेत्र जिसमें किसी कृषि वर्ष अवधि में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती है सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये सकल बोया गया क्षेत्र क्या है? जैसे कि एक वर्ष में क्या करते हैं? एक अवधि में एक से अधिक बार हम फसल उगाते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम कम से कम साल भर में 3 फसल उगाते हैं ना, इस फसल को ही निबल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? सकल बोया गया क्षेत्र। और निबल बोया गया क्षेत्र क्या है कि देश के कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो फसलें उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब बताइए, जैसे कि आपके
आसपास में कितने खेत है, लेकिन सब में अनाज उगाया नहीं जाता, कोई पड़ती है, कोई उधर खाली छोड़ा हुआ, किसी में जंगल है। तो ये सब को छांट करके जितना भूमि का हम यूज करते हैं ना खेती करने में, उस भूमि को हम निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और ये सकल जो है ना, एक साल में हम कितने फसल उगाते हैं, यानी अगर एक से अधिक फसल उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सकल बोया गया क्षेत्र। तो ये दोनों में तो यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार क्या है, तो इसको लिखेंगे कि मुक्त व्यापार का अर्थ व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मुक्त व्यापार सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती है, किंतु मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजार की ओर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को स्वदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। देखिए इसका क्या है कि मुक्त व्यापार क्या है, तो मुक्त व्यापार मतलब क्या है, खुला व्यापार। यानी कि अगर हम कोई व्यापार करेंगे ना, हमको कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, जैसे सीमा शुल्क टैक्स देना पड़ेगा, चाहे मतलब घरेलू उत्पाद या सेवा में प्रतिस्पर्धा या क्या क्या है इसके, जैसे कि मतलब जितना भी सीमा शुल्क टैक्स है तो उसको भी घटाया जाएगा। मतलब हमको थोड़ा सा मतलब फ्री दिया जाएगा कि आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, तो उसको हम मुक्त व्यापार कहते हैं। और इससे क्या होता है, कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। ध्वनि प्रदूषण के 4 उल्लेख क्या क्या है, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण ऐसा अनुपयोगी ध्वनियों का शोर है जिससे मानव और जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है। ध्वनि प्रदूषण से अनेक व्याधियां पैदा होती है, जैसे सुनने की शक्ति का चला जाना। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत यातायात परिवहन है। इसके अलावा इसके अन्य स्रोत है वायुयान, गृह निर्माण, उद्योग, मशीनें, मोटर वाहन इत्यादि। ये सब क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, लोग मतलब धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, लोग बहरे होते जा रहे हैं। इतना मतलब ध्वनि, इतना जोर जोर से आवाज़ें आसपास मतलब आपको आएगा ना कि आप शांति से नहीं रह पाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो लिंग अनुपात या लिंगानुपात, लिंग अनुपात या लिंगानुपात का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात। किसी भी विशेष क्षेत्र में पुरुष और स्त्री के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या को इकाई रूप भी माना जाता है। देखिए अगर 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले पुरुषों की संख्या बट्टे स्त्रियों की संख्या गुना 1000 कर देंगे तो निकल जाएगा कि 1000 मतलब पुरुषों पर कितने स्त्रियां हैं। तो स्त्री और पुरुष के जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन को। देखिए आपके बिहार बोर्ड एग्जाम जो है ना, आप कहिएगा कोई मतलब बहुत भारी भारी मतलब क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तो ये माइंड से ही निकाल दीजिए बिहार बोर्ड जो है ना हमारा बहुत मतलब भारी भड़कम क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको इसी क्वेश्चन से, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है ना, आपसे इसी को घुमा देगा, कहेगा कि लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, या लिंग अनुपात किसे कहते हैं, या लिंग अनुपात को मापने की क्या तरीकाएं हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन तो वही है, इसलिए आप जो है ना प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ करके रखिए, चाहे जो भी हो, जितना आप जानते हैं सब उसमें लिख दीजिएगा। और बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से आपको वीडियो को देखना है, सुनना है और इसके क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए अच्छे जिसका मार्क आता है ना, उसके पास
एक खासियत होता है कि वो क्वेश्चन तो पढ़ता तो है, याद तो करता है, और साथ साथ में उस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करके लिखता है। क्योंकि देखिए आप जो है ना बिना सोचे हुए जो पढ़ सकते हैं, आप अगर किसी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे बिना सोचे हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना सोचे हुए लिख नहीं सकते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और उस क्वेश्चन को अपने से लिखने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योग को 4 प्रकार होते हैं। एक हो गया बृहद उद्योग, दूसरा हो गया मध्यम उद्योग, तीसरा हो गया लघु उद्योग और चौथा हो गया कुटीर उद्योग। तो बृहद उद्योग क्या है? तो जिन उद्योगों में पूंजी निवेश 100 करोड़ या उससे अधिक होता है उसको हम बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा का हो गया, रिलायंस का होगा, ये सब का कंपनी बड़ा है ना, इसका जो कम से कम 10 करोड़ से प्लस का ही होगा, कितना करोड़ों का होगा कि नहीं होगा। अब मध्यम उद्योग में क्या क्या आता है? जिस उद्योग में पूंजी निवेश मतलब पूंजी जो लगता है, खर्च होता है 5 से 10 करोड़ रुपया कम से कम उसमें खर्च होता है, तो करोड़ रुपये के मध्य है। जैसे चमड़ा उद्योग, अगर चमड़ा उद्योग खोलेंगे कम से कम 5-10 करोड़ रुपया चाहिए उसमें। तीसरा है लघु उद्योग, जिसमें कुल पूंजी निवेश 2 से मतलब 5 करोड़ रुपये तक है, जैसे लाख उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर उद्योग क्या है? यह लघु उद्योग का रूप है जहां पूंजी निवेश कम होता है, जैसे पापड़ का हो गया उद्योग, अचार उद्योग, ये क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के नाम लिखे। तो सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र का एक प्रमुख उद्योग है। यह उद्योग में सूती कपड़ों का निर्माण हथकरघा यानी कि नीलाभी करघा एवं कारखानों में किया जाता है। मुंबई कपड़ा मिलों का प्रमुख केंद्र है। सोलापुर, पुणे, जलगांव, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार से आप क्या समझते हैं? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश अथवा सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को हम संचार कहते हैं। आधुनिक युग में संचार के सेवाओं का अभूतपूर्व विकास हुआ है। संचार के साधन आधुनिक जीवन के अनिवार्य अंग बन गए हैं। व्यापार, उद्योग, प्रशासन, परिवहन यानी कि सड़क, जल और वायु परिवहन 3 का संचालन संचार के सेवाओं के बिना असंभव है। देखिए संचार किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में समझिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी संदेश अथवा सूचना को पहुंचाना ही क्या संचार कहलाता है। मतलब कोई बात को यहाँ से लेकर के दूसरे जगह पहुंचाना, उसको हम संचार कहते हैं। आजकल संचार में क्या क्या है, अब हमारा मोबाइल भी आज संचार का काम करता है ना, यहाँ का संदेश वहाँ, हमने मैसेज यहाँ टाइपिंग किया और वहाँ पे चला गया, ये क्या एक संचार का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। भारत में शिशु लिंग अनुपात कम होने के निम्न कारण है। प्रथम कारण क्या होगा? पुत्र को वरीयता देना, यानी कि पुत्र का वर्चस्व है। लोग सोचता है कि सिर्फ मुझे पुत्र ही हो, पुत्री नहीं, है कि नहीं है? क्योंकि लोग के थॉट में ये है कि पुत्र जो होता है ना, जो करेगा वो पुत्री नहीं कर पाएगा, यही ना। दूसरा है कि बालक शिशु की अपेक्षा बालिका शिशु के स्वस्थ देखभाल पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। बताइए अगर किसी के बेटे का अगर तबीयत खराब हो जाए, अगर किसी का बेटी की तबीयत खराब हो जाए, तो देखिएगा गार्जियन क्या करते हैं। बेटी को कहेगा कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा को तुरंत लेकर के भागेगा। लेकिन ये जो है ना सबसे गलत सोच है गार्जियनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉइंट लिखेंगे कि बचपन में ही बालिका का विवाह करा दिया जाता है। देखिए लड़के का थोड़ा सा ज़्यादा भी एज होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की थोड़ा सा भी युवा हुआ तो लोग कहेगा कि पहले इसका शादी करा दो, है कि नहीं है? तो ये सब प्रथाएं जो है ना अभी भी बहुत बुरा है। इसलिए गार्जियन को मतलब खुद एक्टिव रहना चाहिए ये सब क्षेत्रों में कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। तीसरा क्या है? लड़की की भ्रूण हत्या कर दी जाती है तथा प्रसव काल में लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, लड़कियों को क्या कर दिया जाता है? भ्रूण मतलब पेट में ही उसका हत्या कर दिया जाता है, छोटे बच्चे में ही उसका हत्या कर दिया जाता है। तथा क्या होता है? प्रसव काल में लड़कियों की मृत्यु हो जाता है। और प्रसव काल में क्या क्या होता है? अगर किसी कोई बच्चे जन्म देते हैं ना, उस समय भी मृत्यु हो जाता है। क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि उसका बचपन में उसका शादी करा दिया जाता है।
अब नेक्स्ट है, इसका 5वां पॉइंट लिखेंगे, स्त्रियों में और शिक्षा भी लिंग अनुपात में कमी का कारण है। अब क्या है, स्त्रियों का मतलब शिक्षा व्यवस्था देखिए, आपने आपका जो मतलब लड़के होते हैं ना, वो दूसरे शहर में भी रह करके पढ़ सकता है, गार्जियन उसको दूसरे शहर में 1 साल नहीं बल्कि 10-20 साल भी पढ़ाने के लिए तैयार होता है, लेकिन किसी भी लड़कियों को गार्जियन जो है ना बाहर नहीं भेजना चाहते हैं और उसको उतना पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब कारण क्या हुआ, घटते शिशु लिंगानुपात का ये सब कारण हुआ। नेक्स्ट है कि मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र। तो प्रथम हो गया, मानव विकास का मूलभूत उद्देश्य सार्थक जीवन व्यतीत करना होता है। मानव विकास के मूलभूत स्रोत है स्वस्थ जीवन, शिक्षा तथा शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधन। इसका होना मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पारस्परिक अर्थ में रोटी, कपड़ा, मकान मानव विकास का मुख्य क्षेत्र है। आधुनिक समय में इसका मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा प्रमुख है। कहते हैं कि देखिए, मानव विकास के 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मानव विकास का जो मेन मूलभूत आवश्यकता है वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इसके बाद जो मतलब आधुनिक समय में इसका जो है ना मुख्य रूप से क्या हो गया, स्वास्थ्य। अगर आपके पास रोटी है, कपड़ा है, अगर मकान है, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। तो क्या होना चाहिए, स्वस्थ भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप में शिक्षा नहीं है तो आजकल मानव जीवन समझिए व्यर्थ ही है। आपके पास शिक्षा भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या होगा, देखिए, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रसव कहते हैं। जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रवास में लोगों का मुख्य दूरी को तय करना तथा उनके आवास स्थानों में परिवर्तन अनिवार्य है। प्रवास अस्थायी अथवा अस्थायी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। देखिए, और क्या है, जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। परंतु जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। देखिए, इसमें कहते हैं कि जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर के बसते हैं तो उसको हम कहते हैं उत्प्रवास। अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं ना उस प्रदेश को छोड़ करके अगर आप दूसरा प्रदेश में जाकर रहेंगे, मतलब दूसरा जगह जाकर के रहेंगे, तो ये क्या हो गया, उत्प्रवास हो गया। परंतु जब लोग अन्य प्रदेशों से, जैसे कि कोई पहले बाहर मतलब बसा हुआ था, जैसे कोई दिल्ली में था पहले, अब जो है ना वो बिहार आकर के बस गया, तो इस टाइप को बसने को हम क्या कहेंगे, अप्रवास कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके सेट 1 यानी कि ज्योग्राफी के गैस पेपर के सेट 1 को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये सेट 2 जो है ना दूसरे वीडियो में फिर हम बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे। बाकी आपको इसमें कहाँ प्रॉब्लम हुआ और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे। और आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप जो है ना अच्छे से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, बिहार बोर्ड आपसे एग्जाम जो पूछता है ना, कोई हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ आप अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना उसको आप समझ करके पढ़ा करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देख ही लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में तो कम से कम 80 को जो क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे। नहीं होता है विश्वास तो आप जाकर के जितने भी जैसे 2021, 22, 18 में पूछा गया है ना क्वेश्चन को आप जाकर मिलाइए, आपको पक्का मिल जाएगा कि हाँ रियल में पूछा गया है। इसलिए आप इसके जो ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 2009 से 2022 तक के ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में कराया गया है। लगभग आपको 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
आप जाइए और इसको देखिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।